क्या होगा? आसाम का एग्जाम्पल हमारे पास है। 1600-1800 करोड़ खर्चा करने के बाद 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए और आप 13 लाख लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं CAA में। दीजिए ना मुसलमानों को भी। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में नाम नहीं आए तो पूरे इलीगल है, वो नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो नाइंसाफी हो रही है। सुधांशु जी, नहीं, आप इसका जवाब दें। मैं आपको इसको दूसरी तरीके से सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि NRC देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ओवैसी साहब ने असम के NRC की बात कही। असम का NRC कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया। उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? 1985 के राजीव गांधी के असम एकॉर्ड से। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा असम में NRC कराने को, तो आपको लगता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय से जाकर रिवर्ट करवा दीजिए। अब रही बात इसकी कि नहीं होना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं 2012 का असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि बांग्लादेश के, केवल उन्होंने वर्ड लिखा है, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को देना है। मनमोहन सिंह जी ने 2003 में बोला है पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को देना है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अशोक गहलोत जी ने 2008 या 9 में लिख के भेजा है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को देना है। और तो और कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रैल 2012 में कोझिकोड अधिवेशन में यह तक लिखा है सिटीजनशिप एक्ट के क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 में परिवर्तन करके पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है उनको देना चाहिए। और तो और नवंबर 1947 में नेहरू जी की अध्यक्षता की कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान से आए हुए सारे नॉन मुस्लिम्स को हम देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे। और 26 सितंबर 1947 महात्मा गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों को न सिर्फ नागरिकता देनी है बल्कि उनका जीवन स्तर भी सुधारना और भविष्य भी देना है। आप एक बार कह दीजिए वो सब गलत थे। सुधांशु जी, आप माफी मांग ले, हम विचार करने को तैयार। सुधांशु जी, आप दोनों बहुत मुश्किल करते हैं। मैं आपसे जब सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं जवाब देते? क्या नागरिकों का रजिस्टर देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है होना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं मैं, हमारी क्या रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है संवैधानिक व्यवस्था में कहे जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो नहीं होना चाहिए? उसको छोड़ दीजिए, आपकी क्या राय है? वही जो सर्वोच्च न्यायालय, यही मैं बोल रहा हूं सुधांशु जी, ये लोग देख रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं कि आप ऐसे लोग देख रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उसके बाद भी लोग उसके खिलाफ सुनना चाह रहे हैं। यही लोग देख रहे हैं कि ऐसे सीधे सवाल को भी आप इतने बचाव और इतने बचते हुए बोलते हैं। मैंने तो सीधे कहा, आप सीरियस जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जानी चाहिए कि नहीं? बोलिए हां या ना। बोलिए हां या ना। ये जवाब है क्या? सवाल का जवाब सवाल करेंगे क्या? बोलिए ना, आप हां या ना बोल दीजिए। मैं जरा इंटरफियर करूं यहाँ पे। सर, असद को बहुत असद अगर नेता नहीं होते तो एंकर होते, हमेशा एंकर की भूमिका में आ जाते हैं। जी हाँ सर, मेरी TRP बहुत ज्यादा हो। वैसे इन्होंने एक एंकर वाला काम समझदारी का किया एक मिनट कि जब वो नारा लगा रही थी तो पकड़ के जाके माइक पकड़ लिया। उस मामले में इन्होंने समझदारी दिखाई। हाँ, पर वो फंक्शन इनका नहीं था। नहीं, उन्होंने जो रोका जरूर, वो फंक्शन इनका नहीं था। वो नारा गलत था, ये असद आप ये मानते हैं? सुधांशु जी, माशाल्लाह हमेशा मैं अक्लमंदी से ही काम करता हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। अब आप देखिए, आसाम का NRC सुप्रीम कोर्ट से हुआ। आपसे सवाल यह है कि आपके पार्टी मैनिफेस्टो में आपने कहा NRC हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मुझे इजाजत दीजिए, टाइम्स नाउ के इंग्लिश इंटरव्यू में कहा कि क्यों नहीं होगा, NRC होगा। आपसे एक ही सवाल है कि आप NRC 2024 से पहले करेंगे नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि NPR जब देश में हो जाएगा NRC 100% होगा। और जब NRC होगा तो उसमें एक मेयर नोटिफिकेशन की जरूरत है। एक सिक्के के दो रुख हैं। सुधांशु जी नहीं कहना चाह रहे इसलिए कि वो परेशानी में आ जाएंगे। बीजेपी का जो हायरार्की का स्ट्रक्चर है वो बड़ा अजीबोगरीब है। तो NRC होगा और गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल वक्त साबित होगा। और जब ये होगा तो आप लोग हमको याद करना कि एक अक्लमंद यहां पर बैठकर बोला जिसको दुनिया दीवाना समझती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि NPR NRC की इस देश को जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, रोजगार की जरूरत है। इस देश को छोटे कारोबार को रिवाइव करने की जरूरत है। आप सबको लाइन में खड़ा करना चाह रहे हैं। 65,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है, 65,000 करोड़, और 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आने वाले हैं। आप बताइए कि आसाम का NRC बहुत आसान था।
इसलिए कि उसमें लिस्ट दी गई थी 18 डॉक्यूमेंट्स की। जी। यहां पर किसी को भी कुछ नहीं होगा। जी। एक लो लेवल ऑफिशियल किसी को डाउटफुल लिखेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा अपनी सिटीजनशिप साबित करने का, और ये इनडिग्निटी होगी कि कोई आकर मुझसे पूछेगा कि बताओ सिटीजनशिप साबित करो। जी। सुधांशु जी, ये इन्होंने कह रहे हैं एक कि अच्छी आपके बात- मैनिफेस्टो में है, हाँ। फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल सीधे बात सवाल कर का रहे हैं। जवाब नहीं दे देखिए- रहे हैं। मैं आपसे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आगे नहीं पूछने वाला। तो क्या आप इस रजिस्टर के पक्ष में हैं, हक में हैं या नहीं है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? साफ जवाब दीजिए। आज स्थिति यह है कि सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुकी है कि एनआरसी का कोई भी ड्राफ्ट या विचार अभी नहीं है। आगे क्या होगा, देश के हित में जो जो उचित निर्णय जहां जहां पर जिस जिस विषय में लेना होगा सरकार सजगता से लेगी। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। चलिए। तो ऐसा हो गया ना कि ये तो मुगल आजम पिक्चर का एक फेमस डायलॉग था कि जब बादशाह अकबर अनारकली से पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस मुल्क की मलिका बनना है, तो बादशाह अकबर ने कहा कि तेरे दिल की बात जुबान पे आ ही गई। नहीं तो सुनिए, इन्होंने जिस मुगले आजम के जिस सिचुएशन की बात की ना, कि जब वो कहता है तेरे दिल की बात तेरी जुबान पे आ ही गई, तो अनारकली क्या जवाब देती है? वही तो था। नहीं, आगे देखिए अनारकली जवाब क्या देती है। वो कहती है साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था एक दिन मुझे मलिकाए हिंदुस्तान जरूर बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह ताजिंदगी एक कनीज को दिए वायदे के बोझ तले दबा रहे। भाई टोपी उनको पहना दी थी। दिबांग साहब, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि अनारकली की तरह हम मुसलमानों को चुनवा मत दीजिए प्लीज। एक लाइन कहूंगा, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है आजकल भाईचारा, आप हम पे आरोप लग रहा है हम कम कर रहे हैं, हकीकत जानते क्या है? ये जो लोग भाईचारा की बात कर रहे हैं ना, उनके लिए मुसलमान भाई कम चारा ज्यादा है, क्योंकि ये वामपंथी लोग हैं जिनका पूरा आधार खत्म हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी भाईजान हो जाओ सावधान, चारा बनने की जरूरत नहीं है, भाईचारा बना के रखिए। जी देखिए, ये भी आप नोट कीजिए, जब नेता ज्यादा शेर व शायरी करने लगे, फिल्मों के डायलॉग सुनाने लगे, इसका मतलब समझ जाइए ये कोई फिल्म के एक्टर तो है नहीं, ना डायरेक्टर हैं, पर ये सहारा लेते हैं इस बात का इसलिए क्योंकि ये सवालों के सीधे जवाब नहीं देना चाहते। एक सवाल उन्होंने पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये दोनों मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं जानता हूं, पर मैं अपना सवाल पूरा करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिबांग साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट सर, दिबांग साहब, अगर एक्टिंग का अवार्ड अगर निकलेगा ना, तो सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड आप लोगों के एंकर्स को मिलेगा पूरे टीवी पे। चलिए ठीक है, एक्टिंग का अवार्ड एंकर्स के लिए हो मिले तो उसका धन्यवाद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, पर आपके नेताओं के बोल देखिए, गिरिराज जी का बोल देखिए, क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पूर्वजों से भूल हो गई जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर मुसलमानों को वहां भेज देते तो ये नौबत नहीं आती। ये कौन सी नौबत आ गई है और ये किस तरह के बोल हैं? ये आप और लगातार इस तरह के बोल आते हैं, और ये मंत्री हैं आपकी सरकार में, मंत्री हैं। देखिए, आपने गंभीर बात कही। वो नौबत जानते क्या है? जिस रैली में शिरकत कर रहे थे, एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, यद्यपि इन्होंने रोका। ये जहनियत क्या है? ये जिन्ना वाली आजादी क्या जहनियत है भाई? तुम ये कहो बीजेपी से आजादी, मोदी जी से आजादी, अमित शाह से आजादी, समझ में आता है। ये हिंदुओं से आजादी क्या है भाई? ये हिंदुओं की खबर खुदेगी एमयू की छाती पे, ये क्या है? आसाम को परमानेंट अलग करना क्या है? ये एक जहनियत है। और इन्होंने बोला, गिरिराज सिंह ने, आपको आपत्ति हो सकती है, 1949 में मौलाना आजाद ने बोला है कि देश का पार्टीशन एक सैलाब की तरह आया था जो तमाम गंदगी यहां से उठा के ले गया, परंतु अभी भी कुछ पानी कुछ गड्ढों में बचा हुआ रह गया जो दुर्गंध फैला रहा है। तो 49 का मौलाना आजाद का बयान है साहब। तो आप ये कह रहे हैं कि गिरिराज जी का बयान सही है? आज भी उस जहनियत आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं जो जिन्ना वाली आजादी, अब ये मौका है कि आप कोई शेर सुना दें या डायलॉग सुना दें। क्या आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? मैंने साफ ये बात कही, जो लोग आज भी अगर भारत में पाकिस्तान जिन्नाबाद, जिन्ना वाली आजादी की बात करते हैं, तो ये उसी जहनियत के लोग आज भी जिंदा हैं और इन्हें वहां चले जाना चाहिए था। तो न तो इन्होंने 100, जब आपने कहा कि 100 करोड़ 15 करोड़, न तो इन्होंने जवाब दिया, ना आप गिरिराज जी का जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप क्यों? मैं अपना जवाब देता हूं, काबिल हूं मैं। देखिए,
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह भी कहा था, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत के मुसलमानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजार रहे हो, मत जाओ पाकिस्तान को। ये मुल्क के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। तुम अगर भागने को तैयार नहीं हो तो तुमको कोई नहीं भगा सकता। उनकी तारीखी तकरीर है मौलाना आजाद की। दूसरी बात कि आप लोग इसमें से कितने जानते कि वो जो लड़की ने जो नारा लगाया, आप कितने जानते कि वो मुसलमान थी? बताइए, क्या वो मुसलमान थी? फिर उससे गिरिराज का क्या बयान है? उससे हमको क्या करना है? भाई 17 करोड़ मुसलमानों को आप भिजा देंगे? भाई एक कंट्री क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और हम जाने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी, हम यहीं पर पैदा हुए, इसी सरजमीन में जाएंगे। इसे 56 गिरिराज हमको कह लें, हम नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, खत्म करें, मुझे खत्म करें। और जिस लड़की पर वो सेडेशन चार्ज लगाया गया वो गलत है। वो 20 साल की लड़की सेडेशन चार्ज नहीं लगना चाहिए था। बिदर में शाहीन स्कूल में 6ठी जमात की बच्चियों ने एक ड्रामा किया CAA पर। एक बच्ची ने मोदी जी के बारे में गलत कहा, उसकी मां पर सेडेशन का केस। वो बेवा है। आप सब यहां पर महिला बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 11 दिन तक कोई मां अपनी 12 साल की बच्ची को नहीं देगी तो क्या गुजरेगी उस पर? बीजेपी की सरकार है, 2 हफ्ते उस मां ने अपनी बेटी को नहीं देखा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये आपका जो ताकत आपके पास है, तो आप जो कुछ कहेंगे। सुधांशु जी, कल अगर पावर चला जाएगा तो गिरिराज मुंह नहीं खोलेंगे जी। आज पावर है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, जो आपने बात कही, मैंने कब कहा वो लड़की मुसलमान थी? मैंने तो बोला आपको चारा बनाया जा रहा है। अब आप नहीं समझने को तैयार हो। मैंने कहा लेफ्टिस्टों द्वारा बनाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, आज केवल उपयोग करना चाह रहे हैं। और बड़ी बात मुसलमानों की, तो मैं तो पूरी ईमानदारी से कहता हूं, यह देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। इस देश के लिए शहीद होने वाला आर्मी का पहला गैलेंट्री वार बिल्डर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के। कितने लोग जाते हैं आजमगढ़ में उनके यहां, और आजमगढ़ में दूसरे लोग यहां जाते हैं? बिस्मिल्लाह खान के घर कितनी जगह जाते हैं? जब बैरक ओबामा आए थे 2010 में, उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज। किस दिन इमर्ज हुआ था? जिस दिन 98 का पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था। उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर APJ अबुल कलाम। पूछे कितने गए APJ अबुल कलाम के नमाज़े जनाजा में? तो याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा जाएंगे, अफजल गुरु के में जाएंगे, इशरत जहां के को बेटी कहने के लिए जाएंगे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहेंगे। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुसलमानों में इंतहा पसंद, वही जो जिन्ना वाली मानसिकता को जीवित रखने की समस्या है, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सलमान नामी बिजनौर का एक लड़का जो IAS की तैयारी कर रहा था, उसको अरेस्ट करके ले जाकर उसकी लाश दूसरे महल में मिली। 3 गोलियां उसको पड़ गई। मैं आप दोनों यही आप लोगों का मैं आप दोनों से कह रहा हूं, मैं आपसे आप दोनों से कह रहा हूं, जब गिरिराज जी इस तरह के बयान देते हैं, लगातार देते हैं, जब आपके नेता आप जानते हैं 100 करोड़ और 15 करोड़ की बात करते हैं लगातार एक के बाद एक, तब आप एक दूसरे की मदद करते हैं। आप जो कहते हैं इनको मदद मिलती है और इनको ऑक्सीजन मिलती है, सर, ये जो कहते हैं आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपकी बात ये आप लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं। गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। सर एक मिनट, मैं क्या इनकी मदद कर रहा हूं? बताइए आप। मेरी वजह से क्या बीजेपी 306 सीट जीत गई? मेरी वजह से यहां पर 300 असेंबली सीट जीत गई? क्या कह रहे हैं आप? ये बार बार आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? इसको आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं नहीं कर रहा हूं। सर एक बात याद रखिए, अगर ये लोग सत्ता में हैं तो सबसे बड़ी गलती यहां के समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस की है, BSP की, मेरी गलती नहीं है। नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बयान देते हैं, जब आप जिस तरह के बयान आपके आप लोग देते हैं, उससे इनको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलता है इनके जवाब में ये जवाब आता है। इनको ऑक्सीजन क्यों मिलता है बोलूं आपको? जी, इनको ऑक्सीजन इसलिए मिलता है क्योंकि इनके खिलाफ खड़े रहकर पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पर कोई लड़ना नहीं चाहता। सब लोग बी टीम बन के मुकाबला कर रहे हैं, जीतते हैं। वैसे तो इनकी पार्टी एक ही पार्टी के साथ ऑफिशियली गवर्नमेंट में रह चुकी है, कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश में। अब दूसरी बात, मदद ये नहीं कर रहे हैं दिवांग जी, आज तो सब लोग हमारी मदद करने को तैयार हैं। देखिए देश में नया दौर आपका है ना, नया दौर क्या आया है? अब पाकिस्तान IAS के झंडे दिखने बंद हो गए, ओवैसी जी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हर आदमी कह रहा है संविधान हाथ में लेके शपथ खा रहा है, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं,
जानते क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार नजर आते हैं। और दौर इतना ही नहीं बदला है, राम मंदिर का शिलान्यास और 3,500 टन सोना मिल गया। जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। चलिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं 1 मिनट सर, मेरे पास इतना ही वक्त है। प्लीज सर सुन इतना ही लीजिए, वक्त है, मजा सर। आता है, सुन लीजिए मजा आ रहा है सर। ये प्रॉब्लम क्या है इस देश में मालूम? कि बीजेपी राम, आप हनुमान, कांग्रेस शिव। अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? संविधान में आप संविधान क्यों रखे फिर? आप संविधान किस लिए? अच्छा, इनको सोना मिल गया सर, गरीबी का खात्मा कर दीजिए सर, नौकरी दिला दीजिए सर। चलिए छोड़िए, इंडस्ट्रीज को रिवाइव ये बातचीत तो आगे भी जारी रह सकती है, बहुत कुछ है कहने को। लेकिन हमने देखा कि न तो गिरिराज जी पर सीधा जवाब दे रहे हैं सुधांशु, न वारिस पठान पे सीधे जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि एंकरों को ऑस्कर मिलेगा। तो मैं इनको याद दिला दूं, औरंगाबाद में चुनाव था, चुनाव